एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा घटना चक्र और चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का यह पार्ट 2 रहने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप लोग पार्ट 1 देख लें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में मैंने रिवीजन करवाया है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह कब लागू किया गया था? 1820 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो सर टॉमस मुनरो के द्वारा। हालांकि 1792 ईस्वी में ही तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू कर दिया गया था। वास्तविक अर्थों में रैयतवाड़ी प्रणाली 1820 ईस्वी में मद्रास में सर टॉमस मुनरो ने लागू किया। इसलिए मुनरो को रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक माना जाता है। मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था को एलिफिस्टन ने लागू किया था। ये नाम याद रखिएगा। मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो एलिफिस्टन ने। इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने किसानों के साथ समझौता किया था। यह देश के कुल 51% क्षेत्र पर लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 51% क्षेत्रों पर लागू किया गया था। वही अस्थायी बंदोबस्त जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले क्षेत्रों पर 19% भूभाग पर लागू किया गया था। वही महलवाड़ी की बात की जाए तो यह जो है 30% भूभाग पर लागू किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। इस व्यवस्था को मद्रास, मुंबई से दक्षिण भारत में लागू किया गया। इस व्यवस्था को भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर लागू किया गया। इसमें कृषि पर क्षेत्र के आधार पर टैक्स तय किया गया था। कृषि के क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स फिक्स किया गया था। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। हालांकि इसे 1790 में ही 10 वर्षों के लिए लाया गया था, लेकिन 1793 में इसे अस्थायी कर दिया गया, जिसे अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसमें समझौता जमींदारों के साथ किया गया था। जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया, जबकि किसान अपने ही खेत में मजदूर बन गए। इसमें कर हमेशा फिक्स कर दिया गया। इसमें जो टैक्स है इसमें फिक्स कर दिया गया। नेक्स्ट है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर लागू किया गया था और यह जो है भारत के पश्चिम उत्तर भाग में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, पंजाब, यह सब वाले क्षेत्र में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किए गए थे। इसमें कर जो है उत्पादन के आधार पर लगाया गया। महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तो जेम्स थॉमसन है, रॉबर्ट मार्टिन वर्ड है और लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी संबंध महलवाड़ी व्यवस्था से है। संबंध मैं बता रही हूँ, यहाँ पे दिया भी गया है। डेविड रिकॉर्डो ने रेट थ्योरी सिद्धांत दिया। रेट थ्योरी, लगान थ्योरी सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया है डेविड रिकॉर्डो ने। डेविड रिकॉर्डो ने रेट थ्योरी सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में किया गया था। किसके द्वारा? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखते हैं कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह था, लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना था, जबकि अस्पृश्यता की समाप्ति नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रार्थना समाज की स्थापना में केशव चंद्र सेन प्रेरणा से किया गया था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और इतिहासकार R.G. भंडारकर ने की थी। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौरान धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो पुरुषों और महिलाओं की विवाह की आयु में वृद्धि करना, महिला शिक्षा, विधवा विवाह। हालांकि उन्होंने जाति प्रथा के विरोध किया था, लेकिन अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए भी प्रयास नहीं किया। अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए यह प्रयास नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुलरुखी लिपि की शुरुआत की? यह क्वेश्चन पूछा गया है। किस सिख गुरु ने गुलरुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद जो कि दूसरे गुरु हैं। सिख धर्म की बात की जाए तो इसको संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक हैं। इन्होंने लंगर एवं पंगत प्रथा का शुरुआत किया। लंगर और पंगत प्रथा का शुरुआत किसने किया? गुरु नानक ने। इनका सेवक मर्दाना था, जो रबाब नामक वाद्य यंत्र बजाता था। इनका सेवक मर्दाना जो था यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो रबाब नामक वाद्य यंत्र कौन बजाता था? मर्दाना।
गुरु नानक प्रथम सिख गुरु थे जो कि बिहार की यात्रा किए थे। गुरु नानक प्रथम सिख गुरु थे जो कि बिहार की यात्रा किए थे। गुरु नानक ने अपने शिष्य गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी चुना। गुरु अंगद ने ही गुरमुखी लिपि की शुरुआत किया। पंजाबी भाषा इसी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो गुरमुखी लिपि में। इसकी शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद जिन्हें लहना भी कहा जाता है। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिया था। सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर थे, जिनकी हत्या औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण फांसी की सजा दिया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप दिया। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और इनका जन्म जो है 1666 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। यह रद्द किया गया था 1911 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था और इसी में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। और इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब यहाँ पे जान लेते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ और रद्द जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कहीं कहीं 19 भी दिया रहता है, तो 19 जुलाई 1905 को हुआ था। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था कलकत्ता के टाउन हॉल से, 7 अगस्त 1905 को। इसके बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया और 16 अक्टूबर को रक्षा बंधन दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा मनाया गया। बंगाल विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, नाम याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आई थी। राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। अच्छा, जॉर्ज पंचम ने ही दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। लॉर्ड मिंटो को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता कहा था। यह क्वेश्चन शायद कहीं पूछा भी गया है। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता किसे माना है? तो लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रिक विवाद यह किन दो देशों के मध्य है? तो हो जाएगा पाकिस्तान और भारत। आंसर हो जाएंगे ए, भारत और पाकिस्तान। यह विवाद गुजरात राज्य से जुड़े भारत पाकिस्तान सीमा के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख विवाद कौन कौन सा है? जैसे कि कश्मीर का मुद्दा है, सिंधु जल समझौता विवाद है, सर क्रिक विवाद है, बगलिहार परियोजना, तुलुल परियोजना भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। बगलिहार और तुलुल परियोजना। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। और पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के बीच है, ना कि पाकिस्तान। याद रखिएगा, पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के बीच है। पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? 1926 में भगत सिंह ने। आंसर हो जाएगा ए, भगत सिंह। नौजवान सभा की स्थापना पंजाब के लाहौर में किया था। इसका मकसद था श्रमिक और किसान युवाओं को एक साथ लाना, ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति को बढ़ावा देना, मार्क्सवादी विचारों का प्रचार करना। फिरोजा कोटला जो कि दिल्ली में है, फिरोजा कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में किया गया था। का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में, वही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में किया गया था। 1928 के लाहौर षड्यंत्र केस का दोषी करार देते हुए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को
राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। जतिन दास 63 दिनों तक उपवास के बाद जेल में शहीद हो गए। वीर सावरकर के बारे में जान लेते हैं। वीडी सावरकर, इनका पूरा नाम विनय दामोदर सावरकर था। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर 1899 में मित्र मेला संघ की स्थापना की। मित्र मेला ही बाद में अभिनव भारत के रूप में जाना गया। मित्र मेला का नाम 1904 में चेंज करके अभिनव भारत कर दिया गया। 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम इन्होंने ही स्वतंत्रता संघर्ष कहा था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखा था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? वीडी सावरकर की है। इन्हें नासिक षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार कर अडवान जेल भेज दिया गया। कौन से षड्यंत्र के कारण? नासिक षड्यंत्र केस के कारण। अश्विनी कुमार दत्त के बारे में जानते हैं। इन्होंने बंगाल विभाजन के बाद 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बाधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेश बाधव समिति की स्थापना 6 अगस्त 1905 को किया गया था। किसके द्वारा? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। इस संगठन का उद्देश्य बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में जनमत तैयार करना था। इसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों की खपत को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। अश्विनी कुमार दत्त ने समाचार पत्र वारिसाल हितैषी की स्थापना किया था। वारिसाल हितैषी किसकी पत्रिका है? अश्विनी कुमार दत्त की। वारिसाल हितैषी अश्विनी कुमार दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? अच्छा, कौन से पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं किए हैं? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समता सैनिक दल, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, स्वतंत्र मजदूर संघ, यह सब की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे, जबकि दलित मुक्ति पार्टी की स्थापना उन्होंने नहीं किया था। चलिए यहाँ पे जान लेते हैं। स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना 1936 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया। स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना 1936 में किया गया। समता सैनिक दल की स्थापना 1927 में किया गया। द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में। द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के सबसे बड़े दलित नेता थे, इसमें कोई शक नहीं है। साइमन कमीशन का इन्होंने बहिष्कार नहीं किया था। हाँ, साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने नहीं किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था। दलितों के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार जो कैमरल अवार्ड द्वारा दलितों को बांटने का प्रयास किया था, उस पर विराम लग गया। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति जो कि 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष बनाए गए। प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और यह पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे और बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, यहाँ पर डिटेल से दिया भी गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर भारत में गांधीवादी नीति के प्रसार करने वाले नेता थे। इनका उपनाम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या बाचा खान, बादशाह खान, यह सब था। इनका उपनाम क्या है? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या बाचा खान या बादशाह खान। इन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई एक खिदमतगार पार्टी की स्थापना की, जिसे लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। स्थापना 1929 में किया था। खुदाई एक खिदमतगार पार्टी में 4000 से अधिक अनुशासित स्वयंसेवी थे जो लाल कुर्ता धारण करते थे। इस कारण से इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। 1930-34 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने देश के पश्चिमोत्तर भाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इन्होंने देश के विभाजन का अंतिम क्षण तक विरोध किया था। देश के विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में ही रह गए। ये प्रथम विदेशी जो कि पाकिस्तान के नागरिक थे जिन्हें 1987 में, कब? 1987 में, 1987 में भारत रत्न दिया गया था। फेथ इज द बैटल खान अब्दुल गफ्फार खान की जीवनी है। फेथ इज द बैटल, जहाँ पे इम्पोर्टेंट है मैं वहाँ पे ज़्यादा ही फोर्स दे रही हूँ। फेथ इज द बैटल यह किसकी जीवनी है? खान अब्दुल गफ्फार खान की।
इस पुस्तक का प्रकाशन 1967 में किया गया था, 1967 में किया गया था। राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जबकि मोरारजी देसाई सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे। लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे। इन्होंने सप्त क्रांति की अवधारणा दिया था। सप्त क्रांति की अवधारणा किसने दिया है? तो राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट आ जाएंगे 2018 में सेकेंड शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में आया था और इसकी मृत्यु 1524 में हो गई थी मलेरिया के कारण, कोचिन में ही। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन है। कौन सा है? रेड ड्रैगन है। अब यहाँ पर डिटेल से जानते हैं। रेड ड्रैगन जहाज स्वापल्ली के युद्ध 1612 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। स्वापल्ली के युद्ध जो कि 1612 में हुआ था, उसी में इस जहाज का प्रयोग किया गया था। स्वापल्ली के युद्ध पुर्तगालियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत थी। पुर्तगालियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत थी। अक्टूबर 1619 में एक डच जहाजी बेड़े ने रेड ड्रैगन पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। विलियम हॉकिंस 1608 में हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। विलियम हॉकिंस कौन से जहाज से? तो हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। अकबर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच पहला अंग्रेज यात्री था जो कि अकबर के दरबार में आया था। रॉल्फ फिंच जो है स्थल मार्ग से भारत का दौरा किया था, ना कि जल मार्ग से। आधिकारिक तौर पर मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था, जो कि 1608 में आया था जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो हो जाएंगे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा आंसर हो जाएगा बी। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। हंस दमयंती 1899 में भारतीय मलयाली चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई एक पौराणिक चित्रकारी है। चित्रकारी में एक हंस और दमयंती को दर्शाया गया है, जो महाभारत के वन पर्व से लिया गया पौराणिक चरित्र है। वन पर्व से लिया गया पौराणिक चरित्र है। राजा रवि वर्मा भारत के विख्यात चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। त्रावणकोर राजघराने से संबंधित राजा रवि वर्मा का जन्म इसी रियासत के किलीमन्नूर गांव में हुआ था। त्रावणकोर राजघराने से संबंधित राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो किलीमन्नूर गांव में। राजा रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्र हैं सुकेसी, श्री कृष्ण बलराम, रावण और सीता, शांतनु एवं मत्स्यगंधा, शकुंतला का पत्र लेखन, इंद्रजीत की विजय, हरिश्चंद्र, फल बेचने वाली स्त्री आदि। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। सुकेसी, श्री कृष्ण बलराम, रावण और सीता, शांतनु एवं मत्स्यगंधा, शकुंतला का पत्र लेखन, इंद्रजीत की विजय, हरिश्चंद्र, फल बेचने वाली स्त्री, यह सब किसका चित्रकारी है? राजा रवि वर्मा का। नेक्स्ट है बनी ठनी चित्रकारी या फिर बानी थानी पेंटिंग। बानी थानी पेंटिंग या फिर बनी ठनी चित्रकारी यह जो है भारतीय चित्रकला के किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। किशनगढ़ स्कूल की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान के किशनगढ़ रियासत में हुई थी। बनी ठनी पेंटिंग कहाँ की है? तो यह राजस्थान के किशनगढ़ की है, जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुआ था। यह स्कूल अपनी धार्मिक तीव्रता और व्यक्तिवादी चेहरे की विशेषताओं के लिए जाना जाता है। बानी थानी किशनगढ़ के मारवाड़ स्कूल के निहाल चंद राय द्वारा बनाई गई एक लघु पेंटिंग है। बानी थानी को भारत की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की मोनालिसा के नाम से बानी थानी को जाना जाता है। इटली के प्रमुख चित्रकार लियोनार्दो दा विंची, इन्होंने ही मोनालिसा का पेंटिंग किया था। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा का पेंटिंग किया था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं। इनका जन्म जो है 7 मई 1861, माफ करेंगे 7 मई 1861 को जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार थे, इसमें कोई डाउट नहीं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह एशिया और भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता है।
यह एशिया और भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। कब? 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में पुस्तक है गीतांजलि। 1915 में इन्हें ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम द्वारा, किसके द्वारा? किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। नाइटहुड की उपाधि कब दिया गया? 1915 में। हालांकि बाद में इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध विश्व भारती, जिसे शांति निकेतन कहते हैं, की स्थापना 1917 में की थी। विश्व भारती की स्थापना 1917 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? इसमें से किसे पहले स्थापित किया गया था? यहाँ पर देखते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। बम्बई विश्वविद्यालय प्रथम स्थापित विश्वविद्यालय था विकल्पनानुसार। चलिए यहाँ पर डिटेल से जानते हैं। वुड डिस्पैच की स्थापना 1854 में की गई थी या फिर लाया गया था, और भारत में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर आधारित विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश किया गया था। वुड डिस्पैच ने भारत में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर आधारित विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश किया था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में विश्वविद्यालय अधिनियम 1857 के द्वारा भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। कब किया गया? तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय। कहाँ कहाँ? तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अतः बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तत्पश्चात मदन मोहन मालवीय ने फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1915 में यह एक्ट पास किया गया था और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। यह मूल रूप से मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में नामित किया गया था। 1920 ईस्वी में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया था। मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? तो 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। बाद में 1920 में इसका नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भारत के मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भारत के मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसे सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1948 में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1948 में किया गया था। इसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया। मुहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने किया। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में किया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब किया? 1839 में। आप लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आराम से और लगातार से मैं इसे कंप्लीट करने वाली हूँ, बीच में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 और 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर हैं। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित 1857 की भारतीय विद्रोह पर आधारित पुस्तक 1857 की स्वतंत्रता लड़ाई 1909 में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशन कब हुआ था? तो 1909 में। वी.डी. सावरकर ने यह पुस्तक फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति इतिहास और कार्ल मार्क्स के काम से प्रभावित होने के बाद लिखी थी। वी.डी. सावरकर ने यह पुस्तक फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति इतिहास और कार्ल मार्क्स के काम से प्रभावित होकर के बाद में इसका लेखन किया था। वी.डी. सावरकर विद्वान, इतिहासकार, क्रांतिकारी तथा समाजसेवी थे तथा इनका जन्म भांगुर, जो कि नासिक में है, एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1899 में वी.डी. सावरकर ने एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला संघ की स्थापना की। यही बाद में अभिनव भारत के रूप में प्रचलित हुआ। 1867 में कार्ल मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ दास कैपिटल प्रकाशित हुआ।
कब? 1867 में, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल का संबंध कार्ल मार्क्स से है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल से किसका संबंध है? तो कार्ल मार्क्स का। द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल्स, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल्स R.C. मजूमदार द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो R.C. मजूमदार का। R.C. मजूमदार ने ही यह कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है न तो प्रथम है और न ही राष्ट्रीय है और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करते हैं। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए। इन्हीं के प्रयास के कारण ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो है लागू किया गया था। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जानते हैं। ये भारत के महान समाज सेवी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन एवं धन समाज सुधार कर्मों में अर्पित कर दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1839 में संस्कृत में एक प्रतियोगिता परीक्षा ज्ञान में भाग लिया और विद्यासागर की उपाधि अर्जित की, जिसका अर्थ है ज्ञान का महासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत ग्रंथों में महिला शिक्षा और आवश्यकता के उदाहरण प्रस्तुत किए तथा जगह जगह पर बालिकाओं के विद्यालय स्थापित कराए। श्रीमती रायमनी एक बाल विधवा थी। श्रीमती रायमनी एक बाल विधवा थी जो विद्यासागर के पिता अकुरदास के मित्र भगवत चरण सिंह की पुत्री थी। रायमनी ने ही विद्यासागर को महिला उद्धार, विधवा शिक्षा एवं पुनर्विवाह जैसे कार्यों को करने की प्रेरणा दी थी। किसने दी थी? तो रायमनी, जो कि एक विधवा थी और यह विद्यासागर के पिता अकुरदास के मित्र भगवत चरण सिंह की पुत्री थी। ईश्वरचंद विद्यासागर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह पर लगे प्रतिबंध को हटाना था और अंततः इनके प्रयासों से 1856 में यह कार्य जो है सफल भी हुआ। विधवा पुनर्विवाह विधेयक लॉर्ड डलहौजी के समय में लाया गया। हालांकि यह जो है पारित जो हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। विधवा पुनर्विवाह विधेयक किसके समय लाया गया? लॉर्ड डलहौजी के समय। पारित किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ 1912 में। 1912 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो R.N. मुधोलकर। R.N. मुधोलकर। बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव किससे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। और मौलाना मजहरुल हक जो हैं स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। मजहरुल हक को स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाया गया और महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1922 में हुआ था और यह जो अधिवेशन हुआ यह गया में और इसकी अध्यक्षता C.R. दास चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु कहा जाता है, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बनाए गए। 1923 में स्थापना की गई थी। इनकी पत्नी का नाम है बसंती देवी। चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम बसंती देवी है। ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और स्वराज पार्टी के महासचिव किसे बनाया गया था? तो महासचिव बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू को। कांग्रेस का 1940 का अधिवेशन वर्तमान झारखंड के हजारीबाग के रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में हुआ था 1940 में। हालांकि उस समय बिहार में ही झारखंड आता था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कांग्रेस के सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष रहने वाले अब्दुल कलाम आज़ाद ही हैं, जो कि 1940 से लेकर के 1946 तक, मैंने कई बार बताया है, अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में किया गया था। कांग्रेस शब्द जो है अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सामूहिक वाद विवाद का स्थल। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? तो सामूहिक वाद विवाद का स्थल। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर, कब? डेट याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले के, अब जो है सिवान में आता है, सिवान के जिरादेई नामक गांव में हुआ था।
3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले और अब सिवान के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट में एक कृषि और खाद्य मंत्री थी और यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अन्य पुस्तकें निम्न हैं, जैसे कि सत्याग्रह इन चंपारण, महात्मा गांधी एंड बिहार, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। सत्याग्रह इन चंपारण, महात्मा गांधी एंड बिहार, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, यह सब पुस्तक किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। आगे बढ़ते हैं। अल हिलाल पुस्तक किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की है। लाला लाजपत राय की पुस्तक है यंग इंडिया। यंग इंडिया यंग इंडिया महात्मा गांधी का भी है। आर समाज, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। एक बार फिर से गौर करेंगे। यंग इंडिया, आर समाज, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, यह सब लाला लाजपत राय की पुस्तक है। 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन की लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। साथ ही स्वराज पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया था। लाला लाजपत राय ने 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता की, साथ ही स्वराज पार्टी को भी उन्होंने समर्थन दिया था। अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। किसने? एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अक्टूबर 1920 में की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अक्टूबर 1920 में, संस्थापक एन.एम. जोशी और प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। 2018 में री एग्जाम हुए थे, उसका भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा गया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो पता ही होगा, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था और इस दिन लाल बहादुर शास्त्री का जयंती मनाया जाता है। 1893 में गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला, कौन? शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हैं। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। माफ करेंगे, वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। और इस दिन 9 जनवरी को 2003 से, कब से? 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। इनके प्रमुख पुस्तक हैं हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कौन कौन सा है? हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा कर दिया गया था। नाथूराम गोडसे दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना के वक्त गांधी जी को गोली मारा था। 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। इसके साथ ही जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह भी नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, यह सब नारा जो है सुभाष चंद्र बोस का है। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय। और इसी क्रम में ही यह घायल भी हुए थे और इसके कारण ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। मेरे सिर पर लाठी, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय की है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, उफ हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसका नारा है? जवाहरलाल नेहरू का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा है बाल गंगाधर तिलक का। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह का नारा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि दम
देखना है कि इतना दम बाजुए कातिल में है। यह किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल की। सारे जहां से अच्छा हिंदोशता हमारा, यह नारा किसका है? तो मोहम्मद इकबाल का है। सारे जहां से अच्छा हिंदोशता हमारा, मोहम्मद इकबाल का नारा है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण, सप्त क्रांति राम मनोहर लोहिया। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, सप्त क्रांति राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है, मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह कथन किसका है? अबुल कलाम आजाद की। जय जगत, जय जगत नारा है विनोबा भावे की। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। मारो फिरंगी को नारा किसका है? मंगल पांडे। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। और नरेंद्र मोदी ने भी उसमें क्या जोड़ दिया? जय अनुसंधान। तो हो जाएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अनुसंधान आ जाएगा तो नरेंद्र मोदी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। इसका माफ करिएगा, इनका जीवन काल 1902 से लेकर के 1979 तक है। 11 अक्टूबर 1902 को 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु भी मैं बता दे रही हूँ। मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। तो दोनों डेट याद रखेंगे। 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म जो है सारण जिले के सेताब दियारा नामक स्थान पर हुआ था। तो जगह याद रखिएगा, जन्म कहाँ हुआ था? तो सारण जिले के सिताब दियारा नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम हरसु दयाल, माता का नाम फुलरानी देवी था और पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। यह भी राजनीतिक में बहुत ही सक्रिय थी उस समय स्वतंत्रता संग्राम में। तो उनके पिता का नाम हर्षोदयाल, माता का नाम फुलरानी देवी, पत्नी का नाम प्रभावती देवी। इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण। हालांकि इसके अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया और प्रथम महासचिव कौन बने? जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण बने। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिला था, इसमें कोई डाउट नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये हजारीबाग जेल की दीपावली त्यौहार के अवसर पर भाग गए थे। हजारीबाग जेल की दीवार को फांद करके कब भागे थे? तो दीपावली की रात में ही। और इन्होंने 1942 में आज़ाद दस्ता का गठन किया। आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण 1942 में किया और इन्हें 1965 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। कब? 1965 में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है। 1975 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। कब? 1975 में। 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण का देहांत हो गया। मैं पहले ही डेट बता दी थी क्योंकि मुझे याद था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 1999 में। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जबकि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखने का। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि हो सके तो आप लोग मेरा शॉर्ट वीडियो देखा करें। मैं बहुत एक मिनट में ही, कम समय में ही बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताती भी हूँ। और वहाँ में भी मैं बताई थी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल है 1828 से लेकर के 1835 तक। यहाँ पे और भी दिया गया है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में किया गया था और थॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर थे। थॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर थे। तो पूछा जा सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन थे? थॉमस स्मिथ। नेक्स्ट है 1757 में प्लासी के युद्ध में कंपनी की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया।
उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसमें बंगाल के गवर्नर की जगह पर बंगाल का गवर्नर जनरल लाया गया और वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। शब्दों पे गौर करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग दोनों अलग अलग है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858, क्वेश्चन नहीं, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद जो लाया गया था 1833 में, उसे भी समाप्त करके भारत का वायसराय बना दिया गया और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। तो हम लोग कह सकते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग ही। नेक्स्ट आता है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा वायसराय का जो पद लाया गया था उसे समाप्त करके स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के इंग्लैंड जाने के बाद एक भारतीय सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और एक नए पद राष्ट्रपति का गठन किया गया। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर के 1793 इसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो 18 मेंस में पूछे गए प्रश्न को भी कंप्लीट करते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, यह क्वेश्चन पहले भी मैं बताई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंग या फिर महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो ऑप्शन नंबर ए होने चाहिए, हाँ, महादेव गोविंद रानाडे। 1867 में इसकी स्थापना किया गया था। 1867 में आत्माराम पांडुरंग व महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा प्रार्थना समाज के स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। ज्योतिराव फुले ने 1873 में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किया गया, तो 1873 में। किसके द्वारा, ज्योतिराव फुले के द्वारा पुणे में किया गया था। ज्योतिराव फुले समाज के निम्न जाति माली जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा। गुलामगिरी किसका है, ज्योतिबा फुले की है और ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दिया था। उन्होंने भगवान राम की जगह राजा बलि की पूजा को प्रोत्साहन दिया। ज्योतिबा फुले जो है राम की जगह पर राजा बलि की पूजा को प्रोत्साहन दिया। रामायण अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो पता ही होगा, राम ने बलि का वध किया था। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। इसका उद्देश्य जो है समाज के वंचितों के भी शिक्षा और सामाजिक अधिकारों का बढ़ावा देना, महिलाओं, शूद्रों और दलितों को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करना, शूद्रों और अति शूद्रों को ब्राह्मणों की शोषणकारी नीतियों से मुक्त कराना, सभी जातियों की स्त्री पुरुषों को शिक्षा उपलब्ध कराना, जाति कर्मकांड, मूर्ति पूजा और धर्मशास्त्रों का बहिष्कार करना। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। नाम याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या है, तो सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का ही कथन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज से बेहतर नहीं हो सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज से बेहतर नहीं हो सकता। स्वदेशी, स्वशासन, स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वदेशी, स्वशासन, स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज से पूछे जाने वाले प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं? तो स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का।
कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज की मांग किया गया था। बाल गंगाधर माफ करिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हाँ, 1906 कलकत्ता अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक कोई भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेक्स्ट है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। मुसलमान ने हिंदुओं की वर्चस्व वाली संस्था कहकर इसका आलोचना करता है। कांग्रेस के बारे में मुसलमान जो है हिंदुओं के वर्चस्व वाली संस्था कहकर आलोचना करता है। दिसंबर 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यहीं पर मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। मुस्लिम लीग को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया। गौर करेंगे यहाँ पे, मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो लखनऊ में। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान को इसका संस्थापक कहा जाता है। सलीमुल्लाह खान इसके संस्थापक हैं। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां थे। मुस्लिम लीग का उद्देश्य था मुस्लिम हितों की रक्षा करना, कांग्रेस की नीतियों का आलोचना करना, मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखना, अंग्रेज के प्रति वफादार रहना। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय मुस्लिम लीग का उद्देश्य भारत का विभाजन नहीं था। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय मुस्लिम का उद्देश्य कतई नहीं था भारत का विभाजन करना। 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार या फिर भारत शासन अधिनियम 1909 आया। इसके तहत मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर अलग प्रतिनिधित्व दिया जाता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किए थे? 1913 में। मोहम्मद अली जिन्ना शुरुआती में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक होते थे। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा था। लखनऊ पैक्ट या फिर समझौता 1916, लखनऊ अधिवेशन जिसे कहते हैं 1916 में हुआ था। यह मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है। साथ ही कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जो 1907 सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे, यहाँ से दोबारा मिल जाते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। आरसी मजूमदार अलग हैं, ध्यान रखिएगा, आरसी मजूमदार अलग है, अंबिका चरण मजूमदार अलग हैं। 1920 में गांधी जी का सहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस छोड़ देते हैं। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद इकबाल का कहना था कि मुस्लिम और हिंदू दोनों अलग हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों का हित सुरक्षित नहीं हो सकता, अतः देश के पश्चिम उत्तर भाग में एक नया देश बनना चाहिए। इन्होंने ही गाया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल का ही है। ए मेरे वतन के लोगों, इसकी रचना किसने किया है? तो कवि प्रदीप ने। ए मेरे वतन के लोगों की रचना किसने किया है? कवि प्रदीप ने। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया। इन्होंने नाउ या नेवर नाम से पंपलेट छापा था। नाउ या नेवर किसका पंपलेट है? तो यह हो जाएगा चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र हैं। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता यही माने जाते हैं। 1933 में पाकिस्तान शब्द दिया था। 1937 भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। कांग्रेस ने 11 में से 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की, जबकि मुस्लिम लीग भारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव के बाद मुस्लिम लीग का रुख सांप्रदायिक हो गया। 1940 लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार मुस्लिम लीग के मंच से पाकिस्तान की मांग की। 1946 भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग किया। मांग ठुकराने के बाद मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कब? 16 अगस्त 1946 को। हिंदू मुस्लिम के बीच इस दिन दंगा भड़क गया। 1947 के बारे में जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान नामक 2 देशों का निर्माण किया गया।
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, जबकि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। भारत का राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है, वही पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, इसने इसने माफ़ करिएगा, हमने और हमारे टाइपराइटर ने मिलकर पाकिस्तान का निर्माण करवाया है। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, हमने और हमारे टाइपराइटर ने मिलकर पाकिस्तान का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। लॉर्ड मार्ले भारत सचिव था, वही लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था। किसने? ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों को, आंग्ल भारतीयों को एवं ईसाइयों को ही पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। 1919 में मॉन्टेग्यू भारत सचिव था, वही चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? गौर करेंगे शब्दों पर। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष या कौन हो जाएंगे? सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है, जबकि लता मंगेशकर को स्वर्ग कोकिला कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू और लता मंगेशकर को स्वर्ग कोकिला कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू और स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और यह भी उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। हाँ, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने ही की थी। यह मूल रूप से आयरलैंड के रहने वाली थी। 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में भारत आई थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के ही प्रमुख रचना है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इन्होंने भारत में होमरूल लीग आंदोलन शुरू किया था। 1920 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता थी। तीन महिला जो है अध्यक्ष बनी थी। एक हो गई एनी बेसेंट, दूसरा सरोजिनी नायडू और तीसरा नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता 1933 के कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता 1933। नेक्स्ट नाम दिया गया है विजय लक्ष्मी पंडित। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। 1947 में विश्व की प्रथम महिला राजदूत बनी। विश्व की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली कौन थी? तो ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म का नाम अरुणा गांगुली था। जन्म का नाम क्या था? अरुणा गांगुली। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह एक्ट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ ब्रिटिश सरकार द्वारा एक दमनकारी कदम था। इसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इसे 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इस एक्ट से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकते हैं। ना अपील ना दलील वाला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया। रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब सैनिक कानून लागू करके दो नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जल्लू नामक व्यक्ति के बगीचा में
किसका बगीचा था? तो जल्लू नामक व्यक्ति का बगीचा था। किसका? जल्लू नामक व्यक्ति का बगीचा। वहीं 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण अहिंसा का विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन की सूचना अंग्रेजों को एक भारतीय हंसराज किसके द्वारा? हंसराज के द्वारा दे दिया गया और इस समय पंजाब के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। माइकल ओ डायर के आदेश पर ब्रिगेडियर जनरल डायर जलियांवाला को घेर कर निहत्था भीड़ पर गोलियां चलवाया। इसी नरसंहार को जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति बनाया गया था और इस समिति ने जनरल डायर को दोषी नहीं माना और बाद में पता भी होगा जब यहाँ से वापस डायर लौटा था तो उसे तलवार दे करके सम्मानित भी किया गया था। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए भारतीय द्वारा एक समिति बनाया गया। सरदार उधम सिंह 1940 में इंग्लैंड में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। आर डायर का नहीं, ओ डायर का। डब्ल्यू हंटर ने आवर इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक लिखा था। किसने? डब्ल्यू हंटर ने आवर इंडियन मुसलमान। इस पुस्तक में हंटर ने कहा था भारत में मुसलमान जितने अधिक खुश होंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य उतने ही सुरक्षित होगी। किसने कहा था? डब्ल्यू हंटर ने। मुसलमान भारत में जितने अधिक खुश होंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य उतने ही सुरक्षित होगी। लॉर्ड रिपन के समय हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। हंटर आयोग एक लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय और यह जो है शिक्षा से संबंधित है। 1882 में लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 78 सहयोगियों के साथ यह साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुए थे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। कहीं कहीं 6 अप्रैल भी देखने को मिलेंगे। गांधी जी की यात्रा में कुल 24 दिन लगे थे। गांधी जी के साथ यात्रा में भाग लेने वाले एकमात्र बिहार के कौन थे? तो गिरवरधारी चौधरी। अच्छा, नाम याद रखिएगा। बिहार से एकमात्र व्यक्ति थे जो कि भाग लिए थे। बिहार के हैं तो बिहार से संबंधित पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। गिरवरधारी चौधरी। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाया। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। दांडी यात्रा का प्रारंभ साबरमती आश्रम से हुआ था। नमक सत्याग्रह का शुरुआत दांडी से हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के दौरान इस आंदोलन को स्थगित किया गया और समझौते के तहत गांधी जी कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो हम कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 2 चरणों में चला। एक है 6 अप्रैल 1930 से लेकर के 5 मार्च 1931 तक और दूसरा जो है 3 जनवरी 1932 से 4 अप्रैल 3 जनवरी 1932 से 3 जनवरी 1932 लेकर अप्रैल 1934 तक। अच्छा, अप्रैल 1934 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का भी आंदोलन बहुत ही तीव्र गति से चलाया गया। इस आंदोलन के दौरान छपरा में जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर राम विनोद सिंह के नेतृत्व में राम विनोद सिंह के नेतृत्व में नंगा आंदोलन नंगी हड़ताल चलाया गया। कहाँ? छपरा के जेल में। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा 1929 में। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस के मंच पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1906 के कांग्रेस से कोलकाता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करे थे, इसमें पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग किया गया था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। प्रथम बार 1930 में मनाया भी गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि इसी दिन भारत ने पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। पहला अध्यक्षता 1929 लाहौर, दूसरा 1936 लखनऊ और तीसरा 1937 1937 फैजपुर अधिवेशन जो कि गाँव में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? यह बने थे 11 में से 8 प्रांतों में। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बने। 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा और मद्रास ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया।
बम्बई में कांग्रेस सबसे बड़े दल बनकर उभरी और स्पष्ट बहुमत के करीब रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। ये प्रांत थे मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और बम्बई। बाद में कांग्रेस ने असम एवं पश्चिमोत्तर प्रांत में भी सरकार का गठन किया और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बने। याद रखिएगा, पंजाब के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? सिकंदर हयात खां, जो कि यूनियनिस्ट पार्टी। और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, इसके प्रधानमंत्री फजलुल हक। इस चुनाव में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इस चुनाव के बाद मुस्लिम लीग का रुख सांप्रदायिक हो गया। 1937 के चुनाव में अखिल भारतीय किसान सभा ने कांग्रेस का समर्थन किया था। हालांकि चुनाव के बाद कांग्रेस अपने वादा नहीं निभा पाया, जिसके कारण इनका कांग्रेस अलगाव हो गया। तो चलिए आज यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके आप लोग बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।